So hello everyone, this is CA Akshat Goel, and today I'll be sharing my strategy for the subject of Audit Paper 3 in which I secured 82 marks. So ना ऑडिट के लिए सब कहते हैं सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है, सबसे डरावना सब्जेक्ट है, एंड आई फुल्ली एग्री विद देम. दैट इज ऑल्सो माई ओपिनियन. सबसे मुश्किल जो मुझे सब्जेक्ट लगता था पूरे सी ए फाइनल में, दैट वॉज ऑडिट ओनली. इनफैक्ट जब मैंने अपने 3 रिविजन्स कर लिए थे एंड आई सॉ द ऑडिट पेपर ऑफ जुलाई 21, दैट इज 2 अटेम्प्ट्स बिफोर मी. सो मेरा उस पर ओपिनियन था कि या तो ये पेपर ऑडिट नहीं है या जो मैंने पढ़ा है वो ऑडिट नहीं है, क्योंकि जो मैंने पढ़ा था जो पेपर था टोटली डिफरेंट. मतलब आई वॉज टू स्कैर्ड आफ्टर सीइंग दैट पेपर. सो ऑब्वियसली ऑडिट इज़ द मोस्ट स्कैरी सब्जेक्ट और डर सबको लगता है. सो अब उस पर उतना पैनिक नहीं करने का, क्योंकि डर सबको लगता है. सबके लिए सबसे मुश्किल सब्जेक्ट ऑलमोस्ट आई थिंक ऑडिट ही होता है. सो ना स्टार्टिंग विद माई स्ट्रैटेजी, आई वुड से फर्स्ट ऑफ ऑल इज द लेक्चर्स. सो ना ऑडिट मेरा तीसरा सब्जेक्ट था आफ्टर SFM एंड कॉस्टिंग. मैंने ऑडिट के लेक्चर्स लिए थे बैक इन May 2020, दैट इज ना 2 years बिफोर माई एग्जाम्स. मई से जुलाई तक ऑलमोस्ट मेरे लेक्चर्स चले थे. So before you choose your lectures, do keep 1 to considerations in mind. Mainly only one, that audit ऐसा सब्जेक्ट है जो एक बार पढ़ लोगे क्लासेस में और फिर आप भूल जाओगे और फिर एंड में आपको सेल्फ स्टडी ही करना है. तो ऑडिट में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना क्लासेस में वर्थ इट नहीं है. मतलब बहुत ज़्यादा घंटे दो, आप 200-300 घंटे दो, वो वर्थ इट नहीं है ऑडिट में. ऑडिट को आप कम घंटों में भी अगर कर रहे हो, एक बार सिर्फ एक मतलब क्लासेस की रेलेवेंस ऑडिट में से एक बार कंसेप्ट क्लियर करना और एक बार बुक लेना, कि एक मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में ऑडिट करना इज़ नॉट दैट नेसेसरी एट द क्लासेस लेवल. सो अगर आप कोई फास्ट ट्रैक क्लासेस या छोटी क्लासेस में आपका मैनेज कर पाते हो तो आई वुड दैट वुड बी मोर एडवाइजेबल. उतना टाइम डिजर्व नहीं करता ऑडिट क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो नेक्स्ट है हमें मटीरियल क्या रेफर करना है ऑडिट में. सो दैट वॉज द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्वेश्चन दैट आई फेस्ड व्हेन आई स्टार्टेड माई फर्स्ट रीडिंग, कि कौन से मटीरियल से पढ़ूँ. मतलब सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन यही था. मैं 3-4 दिन तो आई थिंक सिर्फ ये डिसाइड करने में लगा दी थी कि मैं कौन से मटेरियल से पढ़ूँ. सो काफ़ी हाफिज़र तरीके से डिसाइड किया था मैं, बट जो मेरी क्रक्स था मेरे डिसीजन का वो इस तरीके से था. सो डिवाइडेड ऑडिट इनटू 4 पार्ट्स. ना एसेज, कंपनी ऑडिट, कोड ऑफ एथिक्स एंड स्पेशल ऑडिट्स, जो कि मतलब रिमेम्बर बाकी बचा हुआ. सो एसेज का क्या सीन है, एसेज हमारे स्टडी मैट में प्रॉपरली सारे एसेज नहीं हैं. अगर हैं तो वो प्रोनाउंसमेंट्स में है, जो कि भाई थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं करना. सो एसेज के लिए आपको किसी ऑथर की बुक रेफर करनी ही है. सो यू डिसाइड ऑन दैट वन बुक, जो कि बहुत ज़्यादा डिटेल में भी ना हो कि ऐसा ना उसमें पूरे प्रोनाउंसमेंट से कवर्ड हो, बट ऑन द अदर हैंड बहुत ज़्यादा ब्रीफ भी ना हो कि उसमें इंपॉर्टेंट से कवर्ड ही ना हो. सो चूज़ अ प्रॉपर बुक जो आप एसेज के लिए रेफर करोगे ना. सेकेंड आता है हमारा कंपनी ऑडिट. तो कंपनी ऑडिट मेनली मैं 3 चैप्टर्स मानता हूँ. अपना जो मेन कंपनी ऑडिट है चैप्टर 5 ना, फिर अपना कॉर्पोरेट गवर्नेंस LODR वाला चैप्टर, एंड ना CFS जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं. तो ये 3 चैप्टर्स हैं. इनका ना इसमें से जो लास्ट के 2 चैप्टर्स हैं बोला CFS एंड LODR, ये मैं आई वुड रिकमेंड कि स्टडी मैट से ही करने चाहिए, क्योंकि दीज चैप्टर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है और SM से हो सकते हैं. मतलब ये चैप्टर्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. इनकी लैंग्वेज हमारे हम कंफर्टेबल है इनके जो कंटेंट होता है उससे. सो दीज चैप्टर्स मैं कहूँगा SM से ही करने चाहिए विदाउट एनी डाउट. ना जो मेन कंप्लीट वाला चैप्टर है वो आप देखेंगे तो मेजरली वो इंटर का रिपीट है. जो हमने इंटर में ना ऑडिट वाला चैप्टर पढ़ा है या अकाउंट्स वाला चैप्टर पढ़ा है, मेजरली उस सब का रिपीट है. तो अगर आप चाहें तो स्टडी मैट से भी कर सकते हैं, चाहें तो किसी समरी बुक से भी कर सकते हैं. उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. इन्हीं केस आपको इंटर में पढ़ा हुआ है, आपको एक बार सिर्फ ब्रश अप ही करना है उन कंसेप्ट्स को. तो थर्ड हमारा आता है कोड ऑफ एथिक्स. सो कोड ऑफ एथिक्स एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है. मैंने उसको स्टडी मटेरियल से ही किया था. ऑल द स्टडी मटेरियल काफ़ी लंबा है. सो अगर ना चूज़ करते हैं कि आपको दूसरे ऑथर की बुक से या दूसरी बुक से करेंगे कोड ऑफ एथिक्स को, तो डू मेक श्योर कि वो एग्जॉस्टिव है. क्योंकि कई बार इंस्टीट्यूट बहुत अंदर के पैराग्राफ्स में से, मतलब क्लॉजेज के अंदर के पैराग्राफ एग्जाम्पल्स में से भी क्वेश्चन बना देता है, और उस पॉइंट पर हमको क्लॉज क्लिक नहीं होता उसमें, पर क्योंकि वो SM में उसका एक पैराग्राफ होता है तो उससे क्लिक होता है. सो डू मेक श्योर कि वो एग्जॉस्टिव है, वरना स्टडी मैट से भी करना चाहिए, डेफिनेटली कर सकते हैं, बहुत इसमें भी इशू नहीं रहता. एंड लास्ट है हमारे स्पेशल ऑडिट्स, जिसमें कि बाकी सारा बच्चा वो पोर्शन आ जाता है. राइट फ्रॉम आपका चैप्टर फॉर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, टैक्स ऑडिट, NBFC ऑडिट, बैंक ऑडिट, इंश्योरेंस कंपनी ऑडिट, PSC ऑडिट, पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू, बाकी बच्चा वो सारा स्पेशल ऑडिट्स में आ जाता है. सो ये ना स्पेशल ऑडिट्स ऐसा पोर्शन है जिसमें सबसे ज़्यादा याद करने का कंटेंट है, और हमें SM बहुत लंबी लगती है जिसके अंदर. बट आई वुड रिकमेंड जितना ज़्यादा पॉसिबल हो इन चैप्टर्स को स्टडी मटेरियल से ही करें, क्योंकि अभी जो इंस्टीट्यूट का ट्रेंड चल रहा है, इंस्टीट्यूट कहीं से भी क्वेश्चन बनाता है. मतलब स्टडी मैट के कहीं भी किसी भी कोने में से वो इसके 4 पॉइंट दिखेंगे, उसका 4 मार्क का क्वेश्चन बना देगा. और हर चीज़
ना दूसरी बुक में कवर्ड नहीं मिलेगी आपको स्टडी मैट का, अगर हर चीज़ कवर्ड है फिर तो वो SM का कॉपी पेस्ट ही हो गया। सो आई वुड रिकमेंड कि स्टडी मैट से जितना ज़्यादा पॉसिबल, तो मतलब मैंने इन चैप्टर्स में आई थिंक 3 या 4 चैप्टर थे जो मैंने दूसरी बुक से करे थे, वाइल मेकिंग श्योर कि स्टडी मैट मोटा मोटा कवर्ड है उनके अंदर। सो आई वुड से जितना ज़्यादा पॉसिबल हो स्टडी मैट को ही रेफर करें इन सब चैप्टर्स के लिए। ऑल्दो माना वो बहुत लंबे हैं और बहुत डिफिकल्ट है उनको याद करना, बट ना स्पेशल ऑडिट्स ऐसा क्वेश्चन है जो काफ़ी स्कोरिंग है, अगर आप स्टडी मैट से करते हो और आप वो क्वेश्चन जो आपने पढ़ा है वो आ जाता है। तो स्टडी ना स्पेशल ऑडिट्स ना मतलब जैसे बैंक ऑडिट भी है वो काफ़ी लंबा है, पर उसमें आप कंटेंट अगर पढ़ेंगे अंदर से तो काफ़ी जेनरिक कंटेंट है, कैसे कैश चेक करना है, कैसे लोन चेक करने हैं, कैसे इंटरनल कंट्रोल चेक करना है, तो वो आप ऊपर से पढ़ के समझ के भी निकाल सकते हैं, इसलिए नेसेसरी क्या पूरा पूरा रटो उनको। तो ये चैप्टर्स आप मतलब स्टडी मैट से करेंगे तो ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा ना इन चैप्टर्स के लिए। फिर ना नेक्स्ट ना हमारा था रिविजन्स कितने करने हैं, तो आई डिड 3 रिविजन्स। मैंने 4th रिविजन प्लान करा था पर वो मेरा नहीं हो पाया था। आई वॉज टू एग्जॉस्टेड एंड फ्रस्ट्रेटेड एट दैट पॉइंट कि मैंने कहा 4th रिविजन नहीं हो पाएगा। सो 3 रिविजन्स इज़ व्हाट आई डिड। फर्स्ट रिविजन मेरा हुआ था आई थिंक सितंबर अक्टूबर में मेरी आर्टिकलशिप के साथ। सो उसमें मुझे टाइम लगा होगा, आई डोंट नो 15-20 डेज समथिंग लाइक दैट, वो मैंने काउंट नहीं किए थे प्रॉपरली। जो फर्स्ट रिविजन मेरी अप्रोच थी इट वॉज मोर ऑफ अ रीडिंग ओनली। तो उसमें मैं करता था कि पहले अपना ये चैप्टर डिसाइड किया कि कौन सा चैप्टर कौन सी बुक से करना है, दोनों को वैल्यूएट करके उसको रीड किया। उस पॉइंट में लर्निंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करता था, सिर्फ एक बार रीड किया और फिर उसके बाद पहले क्वेश्चंस करे। सो क्वेश्चंस के मेन सोर्स आपका इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल का क्वेश्चंस जो बैक क्वेश्चंस है टेस्ट नॉलेज, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंडली जो ना कोई क्वेश्चनर है कंपाइलर जिसमें कि पास्ट क्वेश्चंस हो सारे स्टडी ना पास्ट ना क्वेश्चन पेपर्स के, RTPs के, MTPs के, तो वो क्वेश्चंस करना, कोई भी जिसके अंदर कि इंस्टीट्यूट के आंसर्स के साथ हो, तो वो क्वेश्चनर करा। और उसमें क्या अप्रोच मेरी रहती थी कि जो क्वेश्चन मैंने करा अगर वो डायरेक्टली कंसेप्ट का ही रिपीटेशन है तो क्वेश्चन को वहाँ पे मैंने क्रॉस कर दिया और मेरी मेन बुक में कंसेप्ट्स में लिख दिया, उस कंसेप्ट के साइड में लिख दिया रेड पेन से कि ये क्वेश्चन मई 18 में आया है, ये क्वेश्चन मई 19 में आया है, ये क्वेश्चन नवंबर 19 के RTP में है। ऐसे जितनी बार आया उसको वहाँ पे नोट कर दिया। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट क्वेश्चन बार बार मेरे को सिर्फ कंटेंट के सामने दिख जाएगा ये क्वेश्चन कितना रिपीटेड है, कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। सो इससे रिपीटेशन कम हो जाएगा और आपको वहीं क्लैरिटी आ जाएगी कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से रिपीटेड है, क्योंकि मैं लास्ट में क्वेश्चंस करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। मतलब मैंने ऐसे क्वेश्चंस काट के भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस रखे थे, लास्ट में मुझे टाइम नहीं मिला था उन क्वेश्चंस को मैं रेफर कर पाऊँ इन लास्ट में 1.5 डेज। तो इससे बेटर है कि आप उन क्वेश्चंस को रखो ही मत, उनको कंसेप्ट के साथ ही मार्क कर दो। तो एक तो हमने मार्क कर दिया कि कब आया था। दूसरा कई बार क्या होता है कि हमें आंसर पता होता है पर हम लिंक नहीं कर पाते कि इस क्वेश्चन में ये लिखना है। फॉर एग्जाम्पल SM में हेडिंग थी कैरेक्टरिस्टिक्स और लेट से ना पेपर में आ गया नीड की बताओ इस टॉपिक की, तो आपको समझ नहीं है नीड क्या है। पर जब आपने आंसर पढ़ा ना सजेशन आंसर्स में तो उसमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स ही थे, लेट्स फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको स्पेसिफिक नहीं दे रहा। तो उस पॉइंट पे आपने फिर उस क्वेश्चन को क्रॉस करके उस कैरेक्टरिस्टिक्स वाले टॉपिक के बगल में लिख दिया कि अगर नीड पूछते हैं तो भी मुझे यही लिखना है। तो जब टॉपिक पढ़ रहे हो तभी आपको क्लियर हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स का आंसर भी यही है, नीड का आंसर भी यही है, या क्वेश्चन कुछ और तरीके से पूछता है इंस्टीट्यूट तो उस क्वेश्चन की लैंग्वेज का आंसर भी यही है। तो जो भी क्वेश्चन की लैंग्वेज बन सकते हैं इस टॉपिक है उसको भी साइड में रेड पेन से लिख लिया कि ये क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो इससे आपका क्वेश्चन है मतलब सिग्निफिकेंटली कट जाता है, मतलब आई वुड से 80-90% काट दो तो ना काफ़ी डिसेंट है, इतना तो काट ही दो। एक जगह मैं कहूँगा जहाँ पे क्वेश्चंस मत काटो, दैट वुड बी ऐसे स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग के जो स्टडी मैट के क्वेश्चंस हैं, दैट आई बिलीव वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं और उनको अगर वो कंसेप्ट में कवर्ड भी हैं तो भी उनको रखो और वापस कर दो एक बार, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्योंकि इनफैक्ट मेरे केस में क्या हुआ था, मैं लास्ट नंबर में एसेज प्रॉपरली नहीं कर पाया था, पर क्योंकि मैंने वो क्वेश्चंस कर लिए थे स्टडी मैट के सारे बिना क्रॉस करे, तो जो कंसेप्ट्स मेरे रह भी गए थे फॉर एग्जांपल ऐसे पढ़ते समय वो कंसेप्ट्स भी वहाँ कवर हो गए और उसमें से इनफैक्ट एक क्वेश्चन आया भी था जो मैं ऐसे पढ़ते समय मिस कर गया था, पर वो क्वेश्चन में कर लिया तो मुझे वो क्वेश्चन आ गया पेपर में। तो उसके लिए मैं कहूँगा क्वेश्चंस क्रॉस नहीं करने। बाकी हर जगह अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं तो मतलब इनफैक्ट कुछ चैप्टर्स में तो मैंने पूरे चैप्टर के सारे क्वेश्चंस क्रॉस कर दिए थे क्योंकि सारे क्वेश्चंस एकदम डायरेक्ट थे। फॉर एग्जांपल चैप्टर 4 है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, उसमें सारे डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं, तो सारे क्वेश्चंस क्रॉस कर दिए, टॉपिक साइड में लिख लिया कि ये क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है, क्वेश्चन किस नाम से आया हुआ है, वो सब नोटिंग कर ली। सो फर्स्ट रिविजन की अप्रोच थी, पहले डिसाइड किया कौन से मटेरियल से पढ़ना है, उसको पढ़ा, क्वेश्चंस करे, उसकी नोटिंग कर दी। एंड उसमें तीसरी चीज़ थी MCQ बुकलेट करना। सो ऑल्दो हमारे केस MCQ बुकलेट लेट आई थी, जनवरी अराउंड में नया एडिशन आया था,
तो फर्स्ट रिवीजन में नहीं किया था, मैंने सेकंड रिवीजन में किया था। बट अगर आपके केस में आ चुके हो ना MCQ बुकलेट, तो उसको अर्ली करना ज़्यादा प्रेफरेबल है। सो ना MCQs के अंदर आई बिलीव MCQ बुकलेट और अगर पास RTPs वगैरह में कोई क्वेश्चन है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। मतलब MCQ बुकलेट करनी ही है और उससे ज़्यादा कुछ करने की बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, क्योंकि MCQ बुकलेट्स के मतलब 2-3 एडवांटेजेस हैं। एक तो कि कुछ कंसेप्ट हमारे पढ़ने से अगर रह जाते हैं नॉर्मल बुक के समय और वो MCQ में आ जाते हैं, तो उस पॉइंट पे हमें वो क्लियर हो जाता है कि अच्छा ये कंसेप्ट रह गया था, अब याद कर लेता हूँ। तो एक वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ती है और एक प्रैक्टिस तो डेफिनेटली होती है। और उनका भी क्या है, आपको बार बार नहीं करना MCQs, एक बार करा, कुछ भी नया पॉइंट लगा, डिफिकल्ट पॉइंट लगा, उसको एक अपने सेल्फ नोट्स बनाया, उसमें नोट कर लिया कि ये नया पॉइंट है, ये नया पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे इंश्योरेंस कंपनी, मुझे नया पॉइंट पता चला था कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है कंपनी का, वो एक दूसरी टाइप की ऑडिट है, कुछ कॉन्करेंट ऑडिट या रिस्क ऑडिट कुछ होती है, वो नहीं कर सकता। सो ये मैंने पढ़ते से मैं नहीं पढ़ा था, मैंने MCQ में पढ़ा, तो मैंने नोट कर लिया कि भाई स्टैट्यूटरी ऑडिटर ये वाली ऑडिट नहीं कर सकता, ये दूसरा ऑडिटर होना चाहिए। तो इस टाइप के जो भी नए कंसेप्ट मिलते हैं, जो भी पॉइंट्स मिलते हैं, सबको नोट कर लिया सेल्फ नोट्स में, सो दैट लास्ट डे आपको वापस MCQs नहीं देखना, आपको सिर्फ वो अपने सेल्फ नोट्स देखना है। सो वो अपना हम काम फर्स्ट डिवीजन में जब भी आपको टाइम मिले अर्ली करके रखना है। फिर आता है हमारे सेकेंड एंड थर्ड रिविजन। तो सेकेंड रिविजन जो मेरा था वो आई डिड इन February, और उसमें अराउंड मुझे 10 to 11 डेज लग गए थे वापस, क्योंकि ये रिविजन है मैंने याद करना चालू किया था, प्रॉपरली याद करा था। सो 10-11 डेज मुझे उस रिविजन में लगे थे। पर इस पॉइंट पे आई हैड दैट क्लैरिटी कि मुझे कौन सी बुक से करना है, कौन से क्वेश्चंस करने हैं। तो वो डिसीजन, मतलब ये डिसीजन तो या फर्स्ट डिवीजन में हो जाना चाहिए आपका, वापस चेंज नहीं करने डिसीजंस बुक का या क्वेश्चन बैंक का या कोई भी ऐसे डिसीजंस। फर्स्ट डिवीजन में आप टाइम लेके ले लो ये डिसीजंस को, फिर जो डिसीजन ले लिया उसी पे स्टिक रहो आपके सेकंड, थर्ड और लास्ट तक। तो सेकंड रिवीजन मेरा इतने दिन चला था, एंड थर्ड रिवीजन आई थिंक मैंने 4 डेज दिए थे, दैट वाज इन अप्रैल। तो 4 डेज में एग्जॉस्टिवली किया था। एक चीज़ जो साथ में निकली, दैट वाज मॉक टेस्ट। सो ना मैंने इंस्टीट्यूट के पास पेपर्स लिए या मॉक टेस्ट पेपर्स लिए, उन्हीं को खुद ही अटेम्प्ट किया 3 आवर्स में, एंड ना उन्हीं को खुद ही चेक कर लिया कि ना हाउ डिड आई फेयर। तो अगर आप ऑब्जेक्टिवली चेक कर सकते हो तो खुद चेक कर लो, वरना किसी चेक करा लो, या फिर आप कोई ना रजिस्टर करना चाहते हो किसी मॉक टेस्ट सीरीज में तो वो भी कर सकते हैं। बट मॉक टेस्ट करने के मतलब वही फ़ायदे हैं, एक तो आपका शेड्यूल बन जाता है, जो मैंने आई थिंक पास्ट वीडियो में भी कहा था, आपका एक डिसिप्लिन, और आपको एक रियलिटी चेक होता है कि मैं कितना लिख पा रहा हूँ ना। एंड वन थिंग ना, कई बार जैसे मेरे साथ होता था कि मैं रिविजन जो मैंने करा उसमें मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाया। लेट्स से सेकंड रिविजन में 3-4 चैप्टर्स बच गए, एंड आई थॉट कि भाई मैं एक और दिन नहीं दे सकता इस सब्जेक्ट को, आई नीड टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट। सो मैंने उन सब टॉपिक्स को लिख के रख लिया कि भाई टॉपिक्स मेरे पेंडिंग हैं, एंड आई इंश्योर्ड कि नेक्स्ट रिविजन में सबसे पहले मैं उन टॉपिक्स को उठाऊँ, कि कहीं ऐसा ना हो कि अगले रिविजन में भी वो टॉपिक्स रह जाएं और छूट जाएं, हर रिविजन में छूटते जाएं तो लास्ट तक छूट ही जाएं, वो नहीं होना चाहिए। तो जो मैंने चैप्टर्स अगर छूट गए थे सेकंड रिवीजन में, लेट्स से फर्स्ट रिवीजन में, आई इंश्योर्ड कि अगले रिवीजन में सबसे पहले वो टॉपिक्स हो जाएं, तो एटलीस्ट वो उस पॉइंट पे ना छूटें। ना ऑडिट ऐसा सब्जेक्ट है कि हम क्या इसमें 100% कवरेज कर सकते हैं, सो आई वुड से नो। ऑडिट 100% हो ही नहीं सकता, मतलब अगर हम 100% करना है तो फिर तो हमें एसएएस का प्रोनाउंसमेंट भी करना पड़ेगा, और वो पॉसिबल नहीं है। सो क्योंकि हम उसको छोड़ के एक दूसरी बुक कर रहे हैं, हम एक रिस्क ले रहे हैं, कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं, तो रिस्क ऑडिट में लेनी ही पड़ेगी। 100% करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, मतलब कोई भी नहीं है जो पूरी एसएम, पूरे प्रोनाउंसमेंट, सब कुछ A to Z करके आ सकता है ऑडिट में। सो यू हैव टू टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क, और कुछ ना कुछ तो रेस्टेड अपने उसको करना ही पड़ेगा। सो मतलब उस पर पैनिक नहीं करने का कि मेरा 100% नहीं हो रहा, काफ़ी मिस हो रहा है, बट डू इंश्योर के चैप्टर्स सारे हो जाएं, उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी हो जाएं, और रिस्क आपकी मतलब ऐसा ना हो कि आपकी मुझे पता है इस चैप्टर में से 5वां क्वेश्चन आएगा और मैंने पूरा चैप्टर ही छोड़ दिया, ऐसा नहीं होनी चाहिए। ये रिस्क नहीं लेनी, ये तो आउटराइड आपके 5 मार्क गए, वो वाली रिस्क हो गई। सो चैप्टर्स की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए पढ़ते समय। सो वन डिस्क्लेमर, मैं ABC एनालिसिस नहीं बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा कि कौन से चैप्टर आएंगे पेपर में, कौन से नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नहीं। मैं ABC एनालिसिस ज़्यादा बिलीव नहीं करता, बट प्रायोरिटी का मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, जो मैंने प्रायोरिटी रखी थी, उसके 2-3 कंसिडरेशंस थे मेरे, कि कितने चांसेस हैं कि ये चैप्टर आएगा पेपर में, एंड कितने चांसेस हैं कि पेपर में अगर आया तो मैं आंसर कर पाऊंगा, मुझे याद आ जाएगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल कुछ चैप्टर्स होते हैं जिसमें जो हमें पता है, फॉर एग्जांपल एसेज हैं, वो मुझे पता है 15-20 मार्क के पेपर में आएंगे, बट ये मुझे पता था कि बहुत कम चांसेस हैं कि मैं करके भी जाऊंगा तो भी मैं आंसर कर पाऊंगा। इनफैक्ट जैसे हमारे डिस्क्रिप्टिव में 4 क्वेश्चंस आए थे एसेज में से, उसमें से 2 क्वेश्चंस तो थे 5-5 मार्क के जो मैंने आज तक देखे ही नहीं थे, तो वो तो मन से ही लिखने थे। एक क्वेश्चन था जो ना मैंने लास्ट रिविजन मतलब 1.5 डेज में नहीं करा था,
बट क्योंकि मैंने उसको पिछले रिविजन में थोड़ा कुछ डिस्कस किया था उस पर, तो मुझे फेंट रिकलेक्शंस थे, तो मैं थोड़ा बहुत लिख पाया। एंड ना एक क्वेश्चन था जो मैंने अपने ना सिर्फ क्योंकि एसएम के क्वेश्चंस करे हुए थे उसमें से एज इट इज था, तो वो मैं कर पाया। तो जो मैंने मतलब 4-5 घंटे दिए थे लास्ट 1.5 डेज में एसेज को, उस 4-5 घंटे में से कुछ भी नहीं आया था पेपर में। सो इवन आई फेल्ट कि वो मेरे 4 घंटे वेस्ट हुए। तो दैट इज वाई मतलब मैंने स्टार्टिंग से रखा था कि एसेज को थोड़ा डाउन प्रायोरिटी पे रखा था कि ऑल्दो आई नो उसमें से क्वेश्चन आएंगे, बट बहुत कम चांसेस हैं कि मैं उन क्वेश्चन को करेक्टली आंसर कर पाऊंगा इवन इफ आई स्टडी देम प्रॉपरली। मतलब ऐसा होता है एसेज में, यू कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट कि 5, 10, 15 मार्क का आएगा ऐसा जो आपको नहीं आएगा एसेज में से, सिर्फ 5-10 मार्क का ये जो आपको आ जाएगा। तो आप एसेज को इतनी प्रायोरिटी दो, 36 एसेज को इतना ज़्यादा टाइम दे दो कि आपके बाकी चैप्टर्स छूट जाएं, दैट इज नॉट वर्थ इट। सो मेरी प्रायोरिटी इस पैटर्न पे थी कि फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे चैप्टर्स थे लाइक कोड ऑफ एथिक्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, चैप्टर 4 ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, जिनमें से मेरे को पता है क्वेश्चन आएगा और मैं याद करूंगा तो मुझे याद हो जाएगा और मैं आंसर कर पाऊंगा उसको प्रॉपरली। सो वो चैप्टर्स मेरे थोड़े फर्स्ट प्रायोरिटी पे थे कि ये तो छूटने ही नहीं चाहिए, कि दीज आर द मोस्ट स्कोरिंग वंस। फिर सेकंड प्रायोरिटी पे मेरे सारे स्पेशल ऑडिट्स वाले चैप्टर्स थे। थर्ड पे कंपनी ऑडिट जो चैप्टर 5 है, क्योंकि दैट वाज ऐसा चैप्टर है जो कि मैं नहीं भी करूंगा तो मुझे है कि कॉन्फिडेंस मुझे आ जाएगा, मैंने इंटर में बहुत अच्छे से करा हुआ है। जो 140 और 130 सेक्शंस है वो हमको आते हैं मोटा मोटा। सो उस चैप्टर को थोड़ा थर्ड प्रायोरिटी पे था। एंड लास्ट प्रायोरिटी पे एसेज थे कि हाँ मुझे करने हैं, छोड़ने नहीं है, पर उनको बहुत ज़्यादा टाइम देना वर्थ इट नहीं है, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन आएगा वो मोस्ट लाइकली नहीं आएगा आपको। ऐसा सेट दिमाग में माइंडसेट लेके जाएंगे, थोड़ा रिलैक्स रहेंगे कि दिमाग में रहेगा कि मुझे नहीं आने वाला, और फिर अगर आ गया तो और अच्छा, नहीं आया तो आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा उतरा है पेपर, तो वो पैनिक नहीं होगा। सो ना एसेज वाज द लास्ट प्रायोरिटी, बट ये ऑब्वियसली अगेन मेरी पर्सनल ओपिनियन है और ये ABC एनालिसिस नहीं है बिल्कुल भी। I think that is all from my side for audit. I'll continue to come up with other subjects. So till then, stay tuned and subscribe to my channel. Thank you.